जय हिंद दोस्तों, पीछे से देखिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में। इसके पहले हमने काफ़ी गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग बेंटिंक के बारे में, डलहौजी के बारे में, कैनिंग के बारे में, जो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन लोगों का रोल जो है हमारे हिस्ट्री में, इंडियन इंडियन हिस्ट्री में सीधे आप मान के चलिए कि क्योंकि इन्होंने ग्रोथ के लिए जो है, भारत के विकास के तरफ भी जो है काफ़ी कार्य किए इन्होंने। अंग्रेजों ने काफ़ी कुछ हमें दिया भी है ना? तो उसमें इनका रोल अहम है, वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या दिया हमें। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, देखिए, इनका कार्यकाल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1828 से लेके 1835 इनका क्या होता है कार्यकाल, लगभग 7 से 8 साल का इनका कार्यकाल होता है। ठीक, उसके बाद अब ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे आ जाइए। भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब कहेंगे सर ये तो पहले पढ़ा चुके हैं। ये मैंने उसी समय बताया था आपको, दसों बार रिपीट कर करके बताया था कि ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, वारन हेस्टिंग। भारत का जब पूछेगा तो आप क्या मार्क करेंगे? भारत का जब पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्लियर? देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग। कौन था? वारन हेस्टिंग था। क्लियर? चलिए, उसके अलावा क्या हुआ इनके समय काल में, या इनके द्वारा किया गया कार्य, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से बेंटिंक ने 1829 में, कब? 1829 में सती प्रथा को क्या किया? समाप्त कर दिया। सती प्रथा मतलब समझ रहे हैं? सती प्रथा मतलब उनकी पत्नी को कुछ भांग वांग खिला करके, जैसे जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी उसकी पत्नी को कुछ भांग जैसा खिला करके, और उसी चिता पर लोग लिटा देते थे जिस चिता पर उसके पति को लिटाया गया होता था। ठीक, और अगल बगल क्या करते थे, पूरा भीड़ लगा लेते थे और ढोल नगाड़े खूब जोर जोर से बजाने लगते थे, सेलिब्रेशन की तरह। ठीक, और इतना तेज तेज से ढोल नगाड़े बजाते थे कि अगर आग की तपन से अगर ये चिल्लाती भी है, ये जो स्त्री है, तो उसकी आवाज न सुनाई दे। समझ रहे कितना दुखदाई रहा होगा ये? हम्म, कितना दुखदाई रहा होगा। और इसको समाप्त करने का कार्य किसने किया? किसने किया? आप सोच कर भी देखिए, आप सोच कर देखिए। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को क्या किया था? समाप्त किया था। आप डेट भी याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय काल में। किसके समय काल में? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय काल में। ठीक, कुछ कुछ लाइन होती है मैं उन पे काफी जोर देता हूँ। ठीक, जैसे इन तीनों लाइंस पर मैंने काफी जोर दिया, ऊपर मैंने कटवाया भी लेकिन नीचे जो है मैंने जोर भी दिया। तो वो आप मेरे ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखिए, मैं क्यों जोर दे रहा हूँ उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। कारण बार बार बताने की आवश्यकता नहीं, अब जाके जब PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको। बेंटिंक ने इस प्रथा के खिलाफ एक कानून बनाया 1829 में, धारा 17 के अंतर्गत, और विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। क्या किया? अवैध, यानी कि ये वैधानिक नहीं है, यानी कानूनी रूप से ये सही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है, पेशवाओं ने पेशवाओं ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। मराठा पेशवाओं के अलावा, मराठा पेशवाओं के अलावा, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे बात कर सकते हैं कि राजा राजा राम मोहन रॉय के अलावा किन्होंने जो है वो सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था? तो अकबर ने भी किया था, अकबर ने, और मराठा पेशवाओं ने भी किया था। ठीक, तो इन तीनों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, अगली बात, ठगी प्रथा। ठगी प्रथा, ये ठग थे। ठीक, जो क्या किया करते थे? काली जी का पूजा किया करते थे। तो इनका जो है, इनको समाप्त करने का कार्य किसने किया?
बेंटिंक के समय में किया गया था, यह भी ध्यान रखेंगे, और कर्नल स्लीमैन ने किया था, यह बात भी ध्यान रखेंगे आप। बेंटिंक ने किया था और कर्नल स्लीमैन की सहायता से किया। क्लियर। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज बेंटिंक ने ही स्थापित करवाया था 1835 में। दोनों आप ध्यान रखेंगे, कब करवाया था तो 1835 में करवाया था। कहाँ पर करवाया था तो कलकत्ता में करवाया था। ठीक। देखिए, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी के भी समय काल में हुआ हो। जो एजुकेशन शिक्षा से संबंधित कार्य है वो, देखिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब भी महिला आएगी टॉपिक में, जब भी महिला आएगी, ठीक, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो विधवाओं के सती प्रथा का जो ये समाप्त करवाया इन्होंने, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज खुलवाया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक। मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन के ने कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया। क्या किया? कानूनों का कोडीकरण, यानी मतलब सबको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कर दिया। भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ कब से माना जाता है? भारतीय शिक्षा पर जब मैकाले की कार्यवृत्त आई थी 1835 में। ठीक। अब ये सब छोड़िए, किसको किसको हड़पा, ये सब पेपर में आने की उम्मीद एकदम बहुत कम है। ठीक। देखिए, इनके समय में 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, कब, यह ध्यान रखिए, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी में सेवा में प्रवेश देने से रोका नहीं जाएगा। धर्म, जाति, रंग व जन्म स्थान, जन्म के आधार पर। ठीक। तो यानी कि अब कहीं ना कहीं जो है और वो मिलता है। एक सेकेंड। तो ठीक, जाति, रंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या किया गया? ये कौन से आर्टिकल में है आपके? आर्टिकल नंबर कौन से आर्टिकल में है ये बताइए? पॉलिटी के इसी तरह का एक प्रोविजन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग कमेंट तो करते नहीं है। ठीक। बस हमसे मेहनत करा लो जितनी करानी है। ठीक। इसने क्या किया? शिशु बालिका की हत्या पर क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। तो शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया, कलकत्ता में कॉलेज स्थापित करवाया, जाति, रंग, जन्म स्थान पर देखिए कितना बढ़िया बढ़िया इसने जो है 3-4 कार्य किए। काफ़ी जो है ये, मतलब भारतीयों के लिए इसने काफ़ी अच्छा कार्य किया, स्त्रियों के लिए काफ़ी अच्छा कार्य किया। ठीक। इनके बाद आता है किसका नंबर? चार्ल्स मेटकाफ का नंबर आता है। चार्ल्स मेटकाफ का नंबर आता है 1835 से लेकर के 1836 तक। कब से कब तक? 1835 से लेकर के 1836 तक। ठीक। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस से नियंत्रण हटाया। ठीक। प्रेस से नियंत्रण इसने क्या किया? हटा दिया, और इसे इसीलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रिंटिंग प्रेस, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकॉफ। यहाँ एक ही लाइन दिया हुआ है, लेकिन ये एक लाइन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक ना? ये एक लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक।
चार्ल्स मेटकॉफ। लगभग 1835 से 36, 1835 से लेकर के 36 के दौरान रहता है ये, और क्या करता है, इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। ठीक, लॉर्ड ऑकलैंड। अब हम लोग बात करेंगे लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। ठीक, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है इसके समय में, ये रट लीजिए। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने क्या कर दी, प्रदान कर दी। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, सिंध को अगस्त में 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का कार्य किसने किया, लॉर्ड एलनबरो ने किया। किसने किया, लॉर्ड एलनबरो ने किया। ठीक, देखिए दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ। देखिए दास प्रथा का किसने क्या किया, उन्मूलन किया। ठीक, 1843 के एक्ट के द्वारा, 1843 के एक्ट के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप लोगों के लिए बहुत काम कीजिए। रविवार को छुट्टी की शुरुआत 1843 से ही हुई है। किसके किसके समय काल में, ये देखिए किसके समय काल में, लॉर्ड एलनबरो के समय काल में। तो आप लोग जो है रविवार को जो छुट्टी लेते, अगर एलनबरो नहीं रहा होता तो शायद छुट्टी नहीं मिलती। ठीक, लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड होर्डिंग। ठीक, लॉर्ड होर्डिंग। देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, ये भूल भी जाए तो लेकिन ये मत भूलिएगा, नरबली की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किसने किया, लॉर्ड होर्डिंग ने, लॉर्ड होर्डिंग ने। अब आगे हमारे जो है डलहौजी बाबा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इनके समय जो हम लोग उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ेंगे, नहीं तो ये सब याद नहीं रहे। द्वितीय आंग्ल सिख, प्रथम आंग्ल सिख, तृतीय आंग्ल सिख, पांचवा आंग्ल सिख, किसके में कब हुआ, कहाँ हुआ, इतना आप लोग याद नहीं रख पाएंगे। ठीक, कोई मतलब नहीं सबका, आप लोग देख लीजिएगा अगर देखना चाहिए तो। चुलिया वाला युद्ध, ठीक है, हम ये नहीं कह रहे आएगा नहीं, एक आध प्रश्न अगर आ भी गया तो ठीक है, छोड़िए, आप लोग जो ज्यादा है उस पर वो कीजिए। ठीक, देखिए एक ये इम्पोर्टेंट है, 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की गई, इनाम कमीशन की स्थापना की गई, और इसका उद्देश्य क्या था, भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना। ठीक, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक ना, व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे स्टार बना लीजिए। ठीक, ये स्टार है। देखिए सबसे पहले तो यह ध्यान रखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके समय में आया था, डलहौजी के समय में आया था। किसके समय में आया था, डलहौजी के समय। ठीक, पहला तो प्रश्न ये पूछता है, और दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो है वो क्रोनोलॉजी पूछता है। क्या पूछता है, क्रोनोलॉजी, सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद किसको शामिल किया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो जैतपुर, सॉरी, सतारा, जैतपुर, संभलपुर। ठीक, इसी तरह का मैंने एक और टॉपिक आप लोगों को बताया था, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं था, वो सहायक संधि थी। ठीक, वो जो एमएसटी वाला मैंने बताया था। ठीक, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, बघाट, फिर तब झांसी, तब नागपुर। सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, फिर तब एक बीच में उदयपुर है, झांसी, तब नागपुर। तो एटलीस्ट आप इतना याद रखिए कि सतारा, उसके बाद जैतपुर, ये तीनों ऊपर वाला याद रखिए, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, यह तीनों ऊपर वाला याद रखिए। ठीक, कम से कम इतना याद रखिए, पूरा याद कर सकते तो बहुत बढ़िया,
और सबसे लास्ट में नागपुर था, यह भी ध्यान रखिए, नागपुर वाला भी ध्यान रखिए। तो ये जो है इतना आप कम से कम जरूर पढ़ कर जाइएगा, बाकी को मैं छोड़ने के लिए नहीं बोलता हूँ, बाकी एक बार जरूर आप लोग देख लीजिए। ठीक। अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। यहां से प्रश्न कैसे आता है, कब मिलाया गया, 1856 में मिलाया गया। कब मिलाया गया, 1856 में मिलाया गया। ठीक। उस समय अवध का नवाब कौन हुआ करता था, वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। अवध राज्य का संस्थापक कौन था, अवध राज्य का संस्थापक कौन था, सादत खां था। सादत खां था। ठीक। अब तोपखाने का मुख्यालय स्थापित किया, इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा संबंधी सुधार, डलहौजी ने 1854 में वुड्स डिस्पैच, ये वुड लिखा है, वुड्स है, ये वुड्स डिस्पैच को लागू किया। तो वुड्स डिस्पैच सबसे पहले कब लागू किया गया, यह ध्यान रखें। वुड्स डिस्पैच सबसे पहले कब लागू किया गया, यह ध्यान रखें। ठीक ना। तो 1854 में लागू किया गया। कब लागू किया गया, 1854 में लागू किया गया। ये शिक्षा से संबंधित सुधार किया गया इसमें। ठीक ना। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 3 प्रेसिडेंसी, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी विश्व, और एक कलकत्ता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय स्थापित। ठीक। बस एटलीस्ट ये याद रखिए कि वुड्स डिस्पैच किसके समय में आया था, डलहौजी के समय में। कब आया था, तो 1854 में आया था, 1854 में आया था। ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में रेलवे का जनक, भारत में रेलवे का जनक किसको माना जाता है, डलहौजी को माना जाता है। किसको माना जाता है, डलहौजी को माना जाता है। और इसी के साथ भारत में पहली बार क्या हुआ, ट्रेन चली थी। कब, रेल कब चली थी, 1853 में। यह डेट याद रखिएगा, ये सबसे प्रश्न पूछा हुआ है मित्रों ना, इसको भूलना नहीं है। पहले तो रेलवे किसके समय में, रेलवे का जनक डलहौजी, नंबर 1। नंबर 2, कब चली, 1853 में चली। नंबर 3, मुंबई से थाने के बीच चली थी। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी है। चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है। पोस्ट ऑफिस एक्ट किसके समय में पारित हुआ, तो डलहौजी के समय में। देख रहे हैं, बेंटिंक और डलहौजी, मैंने कल की क्लास में बताया था आप लोगों को कि बेंटिंक, डलहौजी, कैनिंग, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है समझ में आ रहा है, कितने सारे इन्होंने कार्य किए, रेल चलाया, पोस्ट ऑफिस चलाई, ठीक, शिक्षा संबंधी सुधार किए। ठीक। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की, ठीक। और 1854 में स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग, यानी लोक सेवा आयोग लगभग लगभग कह लेते, लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने की, इसी डलहौजी ने की। किसने की, डलहौजी ने की। क्लियर। देखिए, इसने तार सेवा शुरू की इसने 1853 में। ठीक। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। किसको बनाया, शिमला को। किसको बनाया, शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया इसने। इसके समय में फिर उम्र सीमा जो है वो क्या की गई, कम कर दी गई। तो इससे कोई मतलब नहीं है, 1823, 23 से 21 याद करते रह जाएंगे आप लोग। ठीक। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बॉक्स में है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट बोल दूं तो समझ ली इंपॉर्टेंट है। सत्येंद्रनाथ टैगोर वो पहले भारतीय थे, वो पहले भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। तो यदि प्रश्न पूछे आपसे कि वह पहले भारतीय जिन्होंने लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की, तो आपका उत्तर क्या होगा, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर। और कब, 1863। ठीक। और अगला कार्य क्या हुआ, 1922 में इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज बोलते हैं, और लंदन, यानी भारत में कहां पर आयोजन होने लगा, इलाहाबाद।
ठीक, और लंदन, दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। ठीक, साथ साथ किया जाने लगा। और अगला कार्य क्या किया, डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया, नर बलि को रोकने का भी प्रयास किया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला कैनिंग को। ठीक, अगला कैनिंग को, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इनसे अभी भी इस टाइम, इस दौरान भी प्रश्न आ रहे हैं, ये नेग्लेक्टेड टॉपिक में से नहीं है, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लोग अभी जो चैप्टर देखेंगे वो है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, सबसे पहली बात कि जो लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे, हमने इससे पहले क्या पढ़ा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिंग। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं कि कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर, यह कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। क्योंकि जब 1857 की लड़ाई होती है तो क्या होता है कि कंपनी का शासन जो है वो ब्रिटिश सम्राट, ब्रिटिश जो साम्राज्य है वो अपने अधीन ले लेती है। ठीक, और उसके बाद इनको क्या कहा जाने लगता है, वाइस रॉय, यानी कि रानी का, रानी का दूत, एक तरह से कह ले तो। ठीक, नेक्स्ट है, इनके समय में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई वो क्या है, प्रशासनिक सुधार इन्होंने किए। इन्होंने क्या किए थे, प्रशासनिक सुधार किए थे। ठीक, उसके बाद ये आप देख सकते हैं, थोड़ा आगे आइए, आगरा में एक उच्च न्यायालय स्थापित किया था। आगरा में बेंटिंग ने, कैनिंग ने एक उच्च न्यायालय स्थापित किया था, कब, 1866 में। और क्या किया था, इसको 1875 में इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था इन्होंने, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लेकर के आए थे, कि यानी पहले तो सती प्रथा बंद की गई, सती प्रथा बंद की गई, सती प्रथा बंद करने के बाद क्या किया गया, ये जो विधवा है ये पुनः विवाह कर सकती है, यानी दोबारा से विवाह कर सकती है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन लेकर के आया, कैनिंग के समय में आया 1856 में, कैनिंग के समय में आया 1856 में। देखिए, लॉर्ड कैनिंग नहीं आया 1856 में, लॉर्ड कैनिंग को वायसरॉय बोला जाने लगा 1857 के बाद, ये आया था 56 में ही। ठीक, 57 से इसे वायसरॉय बोला जाने लगा था। ठीक, आ गया था 56 में ही, यह बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, भारत ने पहला कानून, पहला कानूनी विधवा विवाह जो है वो कहाँ पर हुआ, कब हुआ, कलकत्ता में हुआ, कलकत्ता में हुआ। कब हुआ, 7 दिसंबर को हुआ। कब हुआ, 7 दिसंबर 1856 को हुआ। और किसने किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में संपन्न, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में संपन्न। ठीक, नेक्स्ट है, कैनिंग के ही समय में महालेखा परीक्षक, ये किस आर्टिकल में दिया, अभी महालेखा परीक्षक जैसा पद जो है वो किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन के, आप लोग कमेंट करके बताइए, कमेंट कीजिए कि किस सेक्शन में, कहाँ पे, किस आर्टिकल में दिया हुआ है। ठीक, तो महालेखा परीक्षक पद का सृजन किसके समय में किया गया, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही, 1857 में, 1857 में। ठीक ना, 1857 में। 1858 में क्या किया गया, मुगल सम्राट का, मुगल सम्राट का पद क्या किया गया,
समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? 1858 में समाप्त किया गया, 1858 में समाप्त किया गया था। ठीक, बाकी ये इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को क्या किया? समाप्त कर दिया। यह ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसने समाप्त किया? लॉर्ड कैनिंग ने। इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। कब? 1861 में। पोर्टफोलियो यानी कि आप समझ सकते हैं ऐसे मंत्रालय कि अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग मंत्रालय बना करके सबको मंत्री बनाना, ये पोर्टफोलियो सिस्टम जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1861 में। किसके शासनकाल के दौरान एस्टैब्लिश हुआ था ये? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड एल्गिन, वहाबी आंदोलन का दमन किया था इन्होंने, बस इतना ध्यान रखिए। हिमाचल प्रदेश में इनकी मृत्यु भारत में ही थी, तो ये ध्यान रखिए। फिर उसके बाद लॉरेंस आते हैं। ठीक, इनके छोटे छोटे कार्य हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस ऐसे ध्यान रखिए। हस्तक्षेप की नीति, ठीक, और ये इंपॉर्टेंट है। हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का इन्होंने क्या किया था? गठन किया था। किस आयोग का? अकाल आयोग का गठन जो है वो हेनरी कैंपबेल के समय में, हेनरी कैंपबेल के द्वारा किसके समय में किया गया था? तो लॉर्ड लॉरेंस। किसके समय में किया गया था? लॉर्ड लॉरेंस के समय। उसके बाद भारत भारत और यूरोप के बीच, भारत और यूरोप के बीच जो है प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा किसके समय में लाई गई थी? किसके समय में लाई गई थी? इन्हीं के समय में लाई गई थी। ठीक, उसके बाद है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, ठीक ना। देखिए इनके समय में बहुत छोटा कार्यकाल रहा है इनका, बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेयो कॉलेज की स्थापना की गई कहाँ पर? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई? अजमेर में की गई। कब की गई? 1872 में। कब की गई? 1872 में की गई। ठीक, तो पहली बात, मेयो कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? अजमेर में। ठीक, और 1872। दूसरा, कृषि विभाग की स्थापना की गई। कृषि विभाग की स्थापना की गई, कब की गई? 1872 में की गई। ठीक, और प्रथम जनगणना 1872 में, शायद 2023 में यहाँ से प्रश्न भी आया था। 1872 में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के ही शासनकाल में हुई थी। ठीक, और इनकी हत्या कहाँ हुई थी? पोर्ट ब्लेयर। यहाँ से प्रश्न आ चुका है, इसलिए इसको मैंने बता दिया। ठीक, तो मेयो कॉलेज अजमेर में 1872 में, कृषि विभाग 1872 में, प्रथम जनगणना 1872 में। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ये ऐसे गवर्नर अभी तक इनसे प्रश्न नहीं आया है, एक भी अभी तक इनसे प्रश्न नहीं आया है। ठीक ना, लेकिन इनका दो चीज याद रखें आप। ये जो कथन है, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है, यह किसका कथन है? यह कथन याद रखें, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का है। और इन्हीं के समय में कूका आंदोलन हुआ था। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय कूका आंदोलन हुआ था। और इसके अलावा सुएज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच रास्ता क्या हुआ था? व्यापार के लिए और बढ़िया हो गया था। लॉर्ड लिटन, अब जो है लिटन, ये इंपॉर्टेंट है। लिटन और इनके जो रिपन आएंगे, दोनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट। ये उपन्यासकार, निबंध लेखक, साहित्यकार थे, एक बार देख लीजिए। ठीक, इनके समय में जो अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप भी लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। तो कब की गई थी? 1878 में। कब की गई थी? 1878 में की गई थी। कब की गई थी? 1878 में की गई थी। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक, बाकी हाँ ये देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
यह 1878 में लाया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लिटन ने भारतीय समाचार पत्रों पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लेकर के आया? लॉर्ड लिटन। यह आप ध्यान रखेंगे, यह आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या कहा गया? इसमें क्या कहा गया कि अगर कोई भी अखबार जो है इनके हित में, इनके अहित में कुछ छापती है, कुछ कार्य करती है, तो वो क्या किया जाएगा? वो प्रेस क्या किया जाएगा? उसको जब्त कर लिया जाएगा। ठीक। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का क्या किया था? समर्थन किया था। तो पायनियर नाम है इसका। तो ये समझ में आ गया होगा क्यों किया था इसने। ठीक। इसने क्या किया था? भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में पारित हुआ था इसके समय में। हाँ, ये ध्यान रखें अब जो है कि सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु जो है 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी। ठीक। लिटन ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की क्या किसने स्थापना की? लॉर्ड रिपन के बारे में अब हम लोग देखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने का कार्य किया। रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने का कार्य किया। यह सबसे इसका जो है बढ़िया कार्य था। एक ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसने जो है 1881 में, लॉर्ड रिपन ने 1881 में नियमित जनगणना करवाई। पहली जनगणना लॉर्ड मेयो, नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई? रिपन के शासनकाल में। यह आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद भारत में ये देख लीजिए आप लोग, भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई, परंतु इससे भारत में संपूर्ण भागों में प्रतिनिधित्व तो नहीं हो सका। लगभग 20% भाग जो है वो छूट गया था। प्रथम कारखाना अधिनियम लाने का कार्य किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। और इसमें इसने क्या व्यवस्था बनाई? पहले तो 1881 में लाया गया था, यह बात ध्यान रखिए। और इसमें क्या व्यवस्था की गई कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर क्या किया जाएगा? प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और 7 से 12 वर्ष के बीच जो श्रमिक हैं उनसे 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाएगा। तो देख रहे हैं सारे अच्छे कार्य इन्होंने लगभग किए हैं, सारी बुराइयां ही नहीं रही हैं। ठीक। सती प्रथा समाप्त किया, विधवा पुनर्विवाह लेकर के आए। ठीक। फिर उसके बाद जो है ये देख रहे कारखाना अधिनियम लेके आए, प्रेस लेके आए, रेल लेकर के आए। ठीक ना, अंग्रेजी शिक्षा लेकर के आए। तो काफ़ी जो है इन्होंने काफ़ी कुछ हमें दिया भी है। ठीक। फिर 1935 का जो अधिनियम इन्होंने बनाया था इसका बहुत बड़ा रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उन्होंने सब कुछ खराब ही नहीं किया, बहुत कुछ काफ़ी कुछ दे करके भी गए। जो शोषण करते थे वो नहीं ठीक था, और ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं ठीक। बाकी सब वो काम तो ठीक ठाक करके, नहीं तो पता नहीं भारतीय कब तक ये काम करते। आपको लगता है कि इतना आसान होता सती प्रथा को समाप्त करना? फिर 1882 में रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर आयोग की अध्यक्षता की गई। हंटर आयोग की अध्यक्षता की गई, जो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग भी था। तो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? विलियम हंटर की अध्यक्षता में किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? विलियम हंटर की अध्यक्षता में किया गया। और किसके शासनकाल के दौरान किया गया? यह पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन। क्लियर? देखिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको कम से कम तो मैं बोलूँगा 2-3 बार देखिए, इसको 2 से 3 बार देखिए इस क्लास को। ठीक। बाकी आपके पास समय नहीं है तो आप, कोई समस्या नहीं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या कहा है? भारत को, रिपन को भारत के उद्धारक के रूप की संज्ञा दी है। भारत के उद्धारक की संज्ञा किसके द्वारा दी गई है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा। और किसको दी गई है? रिपन को दी गई है। किसको दी गई है? रिपन को दी गई है। ठीक। नेक्स्ट,
लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट कौन है? लॉर्ड डफरिन। ठीक। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है इनके समय में। बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में क्या किया जाता है? मिला लिया जाता है। ठीक। अब ये देखिए, बंगाल टेनेसी एक्ट, अवध टेनेसी एक्ट, ये सब टेनेसी एक्ट पारित होता है। ठीक, इसको छोड़िए, जाने दीजिए, है ना। डफरिन के समय में, लॉर्ड डफरिन के समय में सबसे बड़ी चीज जो होती है, सबसे बड़ी चीज जो होती है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। कब होती है? 1885 में। कहाँ पे होती है? मुंबई में। ये सब बहुत याद रखेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो लाइन बता रहा हूं ना, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इससे 4-5 तरह से प्रश्न बनते हैं। पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। किसके शासनकाल के दौरान हुई? डफरिन। डफरिन। ठीक, ठीक ना। किसके नेतृत्व में हुई? ए.ओ. ह्यूम। ठीक, ए.ओ. ह्यूम। और क्या पूछ सकता है कि कहां पर हुई? बंबई में। कहां पर हुई? बंबई में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, इसीलिए कह रहा हूं आज वाली क्लास को कम से कम 3 बार देखिएगा आप लोग। ठीक। फिर उसके बाद है लॉर्ड लैंसडाउन। ये 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम ये ले आए। स्त्रियों के लिए 11 घंटे प्रतिदिन का काम करने पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया और साथ ही एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था भी की। नेक्स्ट, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ये बाकी लोग की अपेक्षा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन है। ठीक। तो भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम कौन लेकर के आया? लॉर्ड कर्जन लेकर के आया। कौन लेकर के आया? लॉर्ड कर्जन लेकर के आए। ठीक। उसके बाद सर कॉलिन स्टॉफ मनीक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना 1901 में की गई। किसके शासनकाल के दौरान? किसके शासनकाल के दौरान? कर्जन के शासनकाल के दौरान। किसके शासनकाल के दौरान? कर्जन के शासनकाल के दौरान। और सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया और रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला है नंबर 1 सिंचाई आयोग, दूसरा रेलवे आयोग, फिर तीसरा पुलिस आयोग और चौथा विश्वविद्यालय आयोग। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसमें 4 चीज ध्यान रखें। क्रम ध्यान रखें, क्रम ध्यान रखें। दूसरा चीज क्या ध्यान रखें कि किसकी अध्यक्षता में, यह भी याद कर लेंगे आप, किसकी अध्यक्षता में। और यह सब जो है वो कर्जन के शासनकाल के दौरान आए, यह भी याद रखेंगे। क्लियर? यह चारों बॉक्स में कर लीजिए आप लोग, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी बन जाए कि क्या क्या दिया हुआ है। ऐसे एक लाइन में पढ़ेंगे तो नहीं समझ में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? 1904 में। कब पारित किया गया? 1904 में। ठीक। और सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया। ठीक। और क्वेटा कॉलेज में इसके लिए लोगों को परीक्षण दी गई। ठीक। हाँ, ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में। ठीक ना, 1904 में। और कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसके समय में की गई थी? किसके समय में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी? यह आपसे प्रश्न पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। लॉर्ड कर्जन के समय में की गई थी। ठीक। नेक्स्ट है सहकारी उधार समिति अधिनियम पारित किया गया था। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। तो कृषि बैंक किसके समय काल में खोला गया? कर्जन के। ठीक। इसके समय में 1905 में पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया। ठीक। ये सब गुप्तचर विभाग भी खोला गया, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था, ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। यह जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से लेकर के 1910 तक इनका शासन होता है। अब जो वो हैं वो मतलब थोड़े से कम इम्पॉर्टेंट होते जाएंगे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे उनको हम लोगों ने देख लिया। अब लॉर्ड मिंटो में कुछ चीज़ें पढ़नी है, फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पढ़ना है, फिर 1935, ठीक। ये काफ़ी मतलब भारी चैप्टर था, बहुत ज़्यादा इसमें फैक्ट्स होते हैं, है ना, इनको आप लोगों ने झेल लिया मॉडर्न हिस्ट्री में, तो अब मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी हमें लगता है, लेकिन कि ये भी बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं रहा होगा, ठीक ठाक रहा होगा, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये वाला चैप्टर पढ़ने में बोरिंग लगता है कि नहीं, जो ये चैप्टर है बोरिंग लगता है ना पढ़ने में अपने से, तो थोड़ा तो इंटरेस्टिंग बना कि नहीं, हाँ, आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं ये वाला चैप्टर पढ़ करके, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक। रिवीजन करते रहें, रिवीजन पे बार बार, इसीलिए क्लास जब समाप्त होती है मैं बार बार आप लोग को याद दिलाता हूँ, रिवीजन करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।